तो हम लोग जो है कि आज सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको जो है कि यहाँ पर मेरे पास एक बुक है, टारगेट का ऑब्जेक्टिव है, इसी पर अभी हम बनाने जा रहे हैं। सॉल्यूशन का जो है कि चैप्टर का लगभग इसमें 100-150 ऑब्जेक्टिव है। इसको आपको आईएएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा जाता है, तो इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। इसका जो है कि आपको फोटो जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का फोटो आपको टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे। अब आइए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपको सबसे पहला जो है कि एग्जाम में पूछा गया है, बीएससी बोर्ड के 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है कि कौन सा सही फॉर्मूला है। इसमें सबसे जो पहला ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो यहाँ पर सबसे एक नंबर जो ऑप्शन हुआ है P बराबर CRT, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपको P बराबर CT बटा R। तीसरा ऑप्शन है C बराबर यहाँ पर P बराबर RC बटा T। चौथा ऑप्शन है आपको P बराबर RT बटा C। तो इसका जो सही फॉर्मूला होता है पाई बराबर होता है CRT। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम लोग P सीरीज को मान सकते हैं। तो यह हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला हुआ पाई बराबर CRT। तो यहाँ से P बराबर जो कि क्या फॉर्मूला होगा, तो CRT, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। इसका जो है कि आपको पहला क्वेश्चन में पाई बराबर CRT, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें कि अर्धपरागण झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? अर्धपरागण में झिल्ली। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या पास कर पाते हैं? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है एक प्रकार का थिन मेम्ब्रेन है, पतला झिल्ली है, जिससे केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करते हैं, सॉल्यूट पास नहीं करता। तो सॉल्वेंट को हम लोग हिंदी में विलायक क्या कहते हैं? विलायक करते हैं। दूसरा का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल विलायक, यानी कि पानी या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इससे पास हो सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। यह जो क्वेश्चन है 2020 में आईएएस एग्जाम में पूछा गया है, और यह क्वेश्चन आपको 2020 में यह भी पूछा गया आईएएस एग्जाम में 2020 में। तो सॉल्यूशन चैप्टर से दो ऑब्जेक्टिव 2020 में आपको दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण होता है, यानी आइडियल सोल्यूशन का क्या गुण है, उस पर जो है कि आपको तीसरा क्वेश्चन है। तो आइडियल सोल्यूशन का क्या गुण होता है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसको आप इस पर आते हैं, आइडियल सोल्यूशन में ये रॉड के नियम का पालन करता है, ये रॉड के नियम का पालन नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा में है नॉन। तो आइडियल सोल्यूशन जो है वो रॉड के नियम का पालन करता है। तीसरा का आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी आइडियल सोल्यूशन रॉड के नियम का पालन करता है। और क्या होता है आइडियल सोल्यूशन के लिए? डेल्टा भी होता है आपको, डेल्टा भी मिक्सिंग आइडियल सोल्यूशन का 0 होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल सोल्यूशन का 0 होता है। तो यह याद रखेंगे। आइडियल सोल्यूशन पे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको P बराबर होता है यहाँ पर P नॉट इंटू यहाँ पर ए और एक्स। ये आइडियल सोल्यूशन के लिए यह जो कि रूल आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है इसके अलावा। तो आइडियल सोल्यूशन पर जो है कि कभी यह पूछा जा सकता है, कभी यह और कभी यह। अभी जो आपका क्वेश्चन उसमें पूछा गया कि आइडियल सोल्यूशन किसे कहते हैं? तो आइडियल सोल्यूशन उसे कहते हैं जो रॉड के नियम का पालन करे। तो सवाल है कि रॉड का नियम क्या है? ये रॉड का नियम होता है P बराबर P नॉट इंटू एक्स है। और आइडियल सोल्यूशन पे डेल्टा भी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होता है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ये आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में और क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक से? तो आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। आइडियल सोल्यूशन का कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है, तो वह भी बता देते हैं आपको। नॉर्मल हेक्सेन
प्लस नॉर्मल हेप्टेन, यह दोनों आइडियल सॉल्यूशन का जो कि एग्जाम्पल है। उसके बाद और क्या हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, और क्या हो सकता है, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस C6H5Br, यह जो कि यह भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो कैसे याद रखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, इस तरीके से इसको याद रखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन ये सभी एक ही ग्रुप का है, यह दोनों अल्केन ग्रुप का है। इसलिए भी कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों जो कि 14वां ग्रुप का जो कि एलिमेंट है और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। उसी तरह यह भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो जो भी सेम टाइप का कंपाउंड को आपस में मिलाए जाते हैं तो वह जो कि आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करता है। तो आइडियल सॉल्यूशन का से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। कभी क्वेश्चन पूछा गया उस पर 5 ऑब्जेक्टिव क्या क्या आने की संभावना रखता है वो यहाँ पर आपको हम बता दिए कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा V मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगा, रॉल्ट में होता है पार्शियल प्रेशर और P0 इंटू XA, और आइडियल सॉल्यूशन का यह जो कि एग्जाम्पल है। यह 5-6 ऑब्जेक्टिव आइडियल सॉल्यूशन टॉपिक से आपको मिल सकता है, जिसमें से एक बुक में दिया गया है कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो जो रॉल्ट नियम का पालन करते हैं उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यह बुक में जो क्वेश्चन है उसके अनुसार उसका आंसर हो जाएगा ए, तीसरा का ए होगा। बाकी क्या और इस पर पूछा जा सकता है वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है कि पहाड़ों पर जल का क्वथना कम हो जाता है क्योंकि, यानी जब हम लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है क्यों, यह पूछा गया क्वेश्चन कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों। तो वहाँ पर प्रेशर कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पर जो है कि जल का क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कम टेम्परेचर पर ही वो जल्दी से बॉयल कर जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर हो जाएगा ए, यानी वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 का आंसर हो गया आपको ए। एक चीज़ और इसमें यहाँ से पूछा जा सकता है कि जब पहाड़ पर हम लोग ऊपर अधिक ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो जो कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन का कमी क्यों हो जाता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का कमी का कारण भी है वहाँ का लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ पर प्रेशर कम होता है, इसीलिए ब्लड में ऑक्सीजन कम पड़ जाता है, जिससे हम लोग नाक और मुँह दोनों से अधिक तेजी से सांस लेने लगते हैं। तो यह भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह हेनरी लॉ से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन और हो जाता है कि जो कि अधिक ऊंचाई पर हम लोग चढ़ते हैं, यानी पहाड़ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है। तो जल का क्वथनांक का कम होना और रक्त में जो कि ऑक्सीजन का कम घुलना दोनों का एक ही रीजन है, क्या है, तो वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, 2 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग इसमें अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पड़ता। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। यह टिंडल प्रभाव जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि यह सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन आपको सोल्यूशन में दिया गया है। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो आपको बताया गया था कि जो कि मान लीजिए यहाँ पर एक जो कि कोलॉइड सोल्यूशन होते हैं, कौन से सोल्यूशन होते हैं, कोलॉइड्स। तो जब इसमें लाइट हम लोग देते हैं तो यह जो है कि पार्टिकल लाइट का कुछ जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब लाइट को हटा दिया जाता है, यहाँ से हटा दिया गया लाइट, यह जो एब्जॉर्ब रे है, एनर्जी है, उसको यह भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलाने लगता है, जिससे क्या होता है कि यह रंगीन दिखाई देने लगता है कोलॉइड्स। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इस घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो कभी कोई पूछ देता है कि टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है। तो टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है। टिंडल प्रभाव क्लोराइड्स में पाया जाता है। अब सवाल यह है कि इसमें क्लोराइड्स कौन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया आपको, इसमें पता करना है कौन कौन से जो है आपको क्लोराइड्स है। तो सबसे पहला जो है ऑप्शन इसमें है
हुआ या तो चीनी का घोल, तो चीनी जो है कि ट्रू सॉल्यूशन होता है, तो यह कभी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है सोने का क्लोराइड घोल। तो सोने का क्लोराइड घोल जो है यह एक प्रकार का क्लोराइड सॉल्यूशन है, यह जो है कि टिंडल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है सस्पेंशन और चौथा ऑप्शन है इमल्शन। तो सस्पेंशन क्या होता है, वो जो कि यदि किसी सॉल्यूशन में या किसी घोल में सॉल्यूट डालें और सॉल्यूट नीचे जाके बढ़ जाता है तो उसको सस्पेंशन कहते हैं। तो उसमें भी जो है कि आपको टिंडल प्रभाव नहीं आता। तो टिंडल प्रभाव क्लोराइड से होता है, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोने का सॉल्यूशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका यानी कि विनेगर, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। इसी के कारण जो है कि वो सिरका थोड़ा सा खट्टा लगता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग विनेगर के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसमें हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुण है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा कोलगेटिव प्रॉपर्टीज है, यह हमें पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कोलगेटिव प्रॉपर्टीज पता करना है। तो कोलगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन होता है और कोलगेटिव प्रॉपर्टी कहते किसको, पहले यह जान जाइए। तो कोलगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी विलयन का वह प्रॉपर्टी जो उसमें उपस्थित सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कोलगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। किस पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है। और यह कोलगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो सबसे पहला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है परासरण, दूसरा पृष्ठ तनाव, तीसरा जो है कि चालकता, चौथा जो है कि और हाफ लाइफ। हाफ लाइफ नहीं होगा, आपको सरफेस टेंशन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चालकता भी नहीं होगा, ऑप्शन पहला होगा परासरण यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। यह आपका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं इसमें एक 8वां नंबर क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल पर आधारित है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5% केन शुगर जो है वो 1% एक दूसरा सोल्यूशन है, उसके साथ आइसोटोनिक है, एक सोल्यूशन भार पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आइए हम लोग इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसका आंसर जो है कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा आपको 5% केन शुगर जो है कि क्वेश्चन नंबर 8 हम बना रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5% केन शुगर आइसोटोनिक इज 1% ऑफ एक्स सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, तो 5% केन शुगर जो है कि 1% एक्स सोल्यूशन के आइसोटोनिक है। इसका मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब होता है आपको 5/100 का मतलब क्या होता है 1/100। अब यदि दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक हुआ तो अब जो है कि क्या होता है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इक्वल होता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन उसको कहते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यह दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक है, इसीलिए इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर एक समान होगा। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर लिख दिए और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स दोनों बराबर लिख दिए, इसलिए कि दोनों क्या है आइसोटोनिक सोल्यूशन। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिख दिया गया है आपको CRT, केन शुगर C हो गया और यह किसका हो गया, एक्स का हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ भी C बराबर होता है N/V, तो C की जगह पर लिख दिए N/V और RT यहाँ पे N/V × RT। तो RT भी कट गया, ये सब कट गया, तो N ऑफ केन शुगर और N ऑफ एक्स बना। तो N होता है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास गिवन बटा मोलिकुलर वेट, मास गिवन बटा मोलिकुलर वेट। यहाँ पर लिख दिया मास ऑफ केन शुगर मोलिकुलर वेट ऑफ केन शुगर और मास एक्स मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स। तो केन शुगर का मास दिया है 5 ग्राम, इसका मोलिकुलर वेट आपको क्वेश्चन में दिया है 342 और एक्स जो सोल्यूशन है उसका मास दिया है 1 ग्राम, 1% का मतलब 1 ग्राम, 100 में कितना है 1, तो यहाँ पर 1 हो गया और मोलिकुलर वेट m लिख दिए। तो यहाँ से अब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, आप देखिएगा
5m बराबर 100 हो जाएगा आपको 342 मिलेगा, 342। फिर यहाँ पर m बराबर 342/5 यानी 68 पॉइंट, यह आपको 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका है, ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे दें कि भी यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया है 5% एन स्क्वायर आइसोटोनिक विद 1% सोल्यूशन, फिर एग्जाम में आपको 5% की जगह पर 6%, 7% या 2% कुछ भी दे दे, तो उस समय हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उस समय जो है कि इतना टोटल हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। उसके लिए बिल्कुल आसान आपको फार्मूला बता रहे हैं, यहाँ पर इसी फार्मूला से बनाइएगा। आपको इस फार्मूला को याद रखिएगा लोग, m1/m1 बराबर m2/m2। यहाँ पर m1 मास हो गया और m1 मॉलिक्यूलर वेट हो गया, यह m2 दूसरे सॉल्यूशन का मास हो गया और दूसरे यह मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी लोग बना सकते हैं। m1 यहाँ पर 5 हो जाएगा, m2 342 हो जाएगा, m2 यहाँ पर 1 हो जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से हम लोग को निकाल लेंगे। तो इतना सब करने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसी फॉर्मूला को बना लेंगे, m1/m1 बराबर m2/m2। तो यह पहला सॉल्यूशन का मास हो गया, दूसरा सॉल्यूशन का मास, पहला सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर वेट और यह क्या होगा दूसरा सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ से अगर हम बनाते हैं तो पहला सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर वेट आपको 5 है, सॉरी पहला सॉल्यूशन का मास 5 है, मॉलिक्यूलर वेट 342 है, दूसरा सॉल्यूशन का मास 1 है, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को निकालना है। यहाँ पर सीधे m2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 342/5 यानी 68.4%। यह एक लाइन में ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो टोटल हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इस पर डायरेक्ट यहाँ से हम लोग बना लेंगे। यदि 2 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर जो है कि आपको यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यह था क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। करा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वह होता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कि एक समान होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो का आंसर हो जाएगा आपको ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया आपको? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। पूछता है कि यहाँ पर एक सोल्यूशन दिया है, बॉन्ड ऑफ गुणांक दिया है, इसका विघटन स्तर यानी अल्फा ज्ञात करना है। यह एक न्यूमेरिकल है जो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया गया है। यह क्वेश्चन की आपके IAS के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। IAS की एग्जाम 2018 में पूछा गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है, बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसका जो है कि 0.1 m बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है, 0.1 m बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का बॉन्ड ऑफ फैक्टर दिया गया आपको 2.74 यानी 2.74। इसका अल्फा ज्ञात करना यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हिंदी में विघटन स्तर ज्ञात करना है। तो इसका अल्फा का फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का I-1/n-1। यह एक फॉर्मूला होता है जो कि विघटन स्तर या जो कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में संबंध बताता है। यह आपको दिया गया है, I इसमें दिया गया है, इसी को क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑफ फैक्टर कहते हैं। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना दिया गया है? 2.75 दिया हुआ है। और n क्या है? यह टूटने के बाद कितना मोल बनाता है, उस मोल की संख्या को n कहते हैं। जैसे बेरियम नाइट्रेट यदि टूटता है पानी में जाने के बाद तो क्या बनाएगा? तो बेरियम 1 मोल बनाएगा और 2 मोल नाइट्रेट बनाएगा। तो 1 मोल यह और 2 मोल यह, टोटल आपको 3 हो जाएगा। तो n हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि यह टूटेगा। 1 मोल बेरियम नाइट्रेट टूटता है तो 1 मोल बेरियम बनाएगा और 2 मोल नाइट्रेट बनाएगा। तो टोटल मोल का संख्या हो गया 2 मोल नाइट्रेट है और 1 मोल बेरियम है, तो टोटल 3 मोल हो गया। वहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग 3 रख दिए तो यहाँ पर घटेगा आपको 2.74 में से घटेगा आपको, यह आपको जाएगा 1.74, 3 में से घटेगा तो 2 भाग देंगे इसको। यह
2 8 16 और 2 7 14 यानी 0.87 आ जाएगा, जो परसेंटेज में 87% होगा। कितना होगा? 87% होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। अब इस प्रकार से आपको बॉन्ड का फैक्टर, नंबर ऑफ मोल और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच संबंध और बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसको आसानी से निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में बॉन्ड का फैक्टर दिया हुआ था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जा रहा था, नंबर ऑफ मोल यहाँ से हम निकालिए कि 1 मोल टूटेगा तो क्या मोल जो है कि बनेगा। अब मान लीजिए NS अगर इसका नंबर ऑफ मोल ज्ञात करना हो तो Na पर प्लस Cl पर माइनस, या 1 मोल टूटेगा तो 2 मोल आयन बनेगा। यहाँ पर n कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका प्रयोग इस क्वेश्चन में नहीं है, बस आपको समझने के लिए बताया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख ले कैसे सॉल्व हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वो भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 11, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि आपको क्वेश्चन में डेल्टा TF यानी हिमांक का नंबर दिया हुआ है और KF इतना दिया है, आपको KB इतना है और डेल्टा TB यानी क्वथनांक का मूल्यांकन ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको लोग सॉल्व करते हैं तो इसको देखेंगे, जानते हैं कि डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू M। यहाँ पर से हम गुना M यहाँ लिख दिए, डेल्टा TF को मान लीजिए, KF को मान लीजिए, गुना M कर दिए। यहाँ से M बराबर क्या हो जाएगा आपको? M बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पर यह M बराबर हो जाएगा इसके नीचे चला जाएगा तो यह इतना आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ से हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि आपको M गुने 1.86 बराबर 0.186 या फिर M बराबर 0.186 बटा में यह चला जाएगा 1.86। अब यह दशमलव हटाते हैं तो नीचे हम लोग को 3 जीरो आएगा। इस दशमलव को हटाते हैं तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगा। तो यह 2 जीरो अब 2 जीरो कैंसिल हो गया, 186 कैंसिल। तो M बराबर हो गया 1/10 यानी M बराबर हो जाएगा 0.1। तो यहाँ पर मोलारिटी हम लोग मोलालिटी निकालनी है। यह इसका मोलालिटी होगा, यह क्या है? मोलालिटी है। तो मोलालिटी निकालने के बाद हम लोग को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, जो क्वेश्चन हम मुझसे पूछ रहा है। यहाँ केवी में क्वेश्चन में केवी दिया हुआ है, केवी का मान यहाँ से लिख दिए 0.512 और मोलालिटी जो है यहाँ से लोग निकालनी है पहला भाग के क्वेश्चन से। यहाँ पर मोलालिटी वैल्यू 0.1 लिख दिए, गुना किया आ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 11 का डी, ऑप्शन डी होगा कि सही आंसर होगा। इसमें है क्या? इसमें जो है कि एक क्वेश्चन से 2 टॉपिक को कवर कर लिया गया, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया, उससे हम लोग मोलालिटी निकाले और मोलालिटी निकालने के बाद उसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग पुट किए, तब जाकर उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकल पाया। तो इस एक क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट छुपा हुआ है। यह एक फ्रीजिंग पॉइंट से मोलालिटी निकला और मोलालिटी वैल्यू इसमें पुट किए, तब जाकर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकला। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया IAC एग्जाम में 2017 में यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 12 देखते हैं। मोल फ्रैक्शन पूछा है। मोल फ्रैक्शन बराबर आपको बताया गया था कि मोल फ्रैक्शन 2 प्रकार का होता है। मोल फ्रैक्शन के x हम लोग डोनेट करते हैं, यह कहलाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन 2 प्रकार का होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर लिखते हैं, इसको x छोटा से डिनोट करते हैं, और एक होता है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, इसको x बड़ा से डिनोट करते हैं। यह सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है xn बराबर n बटा n प्लस n और सॉल्वेंट का होता है n बटा n प्लस n। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में 12 का सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन होगा 12 का सी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन पूछ रहा है कि
एटॉमिक वेट जो है कि किसके बराबर होता है। एटॉमिक वेट जो है कि किस भी एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो वेट होता है उसी के बराबर होता है। ये आंसर हो जाएगा आपका बी। 13 का आंसर हो जाएगा आपको बी। चौथा पूछ रहा है कि 1 लीटर विलय में उपस्थित ग्राम समतुल्य भार को क्या कहते हैं। 1 लीटर विलय में उपस्थित ग्राम इक्विवेलेंट वेट या ग्राम समतुल्य भार को नॉर्मलिटी या श्यानता कहते हैं, जो आपको ऑप्शन सी में होता है। यहाँ पर 14 को जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन करा कि 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं को क्या कहते हैं। 1 लीटर विलय में उपस्थित ग्राम अणु ग्राम एटम को ही हम लोग मोल कहते हैं, यानी 1 लीटर विलय में उपस्थित मोल की संख्या को क्या कहते हैं, तो वह कहलाता है मोलारिटी। 15 का आंसर हो जाएगा आपको मोलारिटी, यानी जो इसमें ऑप्शन दिया है आपको ये ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, मोलारिटी कहते हैं। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, एक न्यूमेरिकल है, फिर 17 जो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 17 में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 में रिलेटिव लोअरिंग वेपर क्वेश्चन है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर क्वेश्चन है पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट होता है। यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो न्यूमेरिकल है, आइए उसको सॉल्व करते हैं कि वह क्या करा। तो यहाँ पर जो कि क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दिया गया है कि एक जो है कि सॉल्यूशन है जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मास ऑफ सॉल्यूट उसमें मिलाया गया है 18 ग्राम एक सॉल्यूट मिलाया गया है और उससे मिलाने के बाद उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जा रहा है, तो 2.46 हो जा रहा है। और वह जो कि कंटेनर है जिसमें यह सब रखा गया है, वो कंटेनर का वॉल्यूम क्या है 1 लीटर है। इस सॉल्यूशन को मोलेकुलर वेट ज्ञात करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर होता है CRT और पाई बराबर सी जब होता है N/V × RT और N बराबर होता है मास बटा मोलेकुलर वेट में रख दिए × V और RT। तो यहाँ से मोलेकुलर वेट ज्ञात करें तो इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ भेज दिए, तो मोलेकुलर वेट बराबर यह फॉर्मूला हो जाएगा। अब जो है कि यहाँ पर M जो है कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है कि लिखा हुआ है आपको कितना दिया है, तो 18 ग्राम दिया है। कितना ग्राम लिखा हुआ है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट दें, यहाँ R का वैल्यू रखेंगे और टेम्परेचर जो है कि 22 सेंटीग्रेड है, इस कैलोरी में बदलेंगे हम लोग, तो यह 273 प्लस 27 यानी कि 300 कैलोरी हो जाएगा। तो कैलोरी में कितना हो जाएगा यह 300 जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसको कैलोरी में हम लोग बदलेंगे, यह कितना हो जाएगा 300 कैलोरी हो जाएगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर 300 रख दिए, वॉल्यूम 1 लीटर रख दिए, ऑस्मोटिक प्रेशर मान ATM में दिया है तो 2.46 रख दिया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू रख गुना भाग करेंगे तो यह 180 ग्राम आ जाएगा। एक और तरीका है जिससे कि हम लोग इतना कैलकुलेशन से बच सकते हैं, वो अभी पूरा आसान तरीके को बताते हैं जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है, तो आप कम समय में इसको आप लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 ग्राम प्रति लीटर वाले ग्लूकोज बिलियर का रासायनिक दाब दिया है 2.46 वायुमंडलीय है, तो ग्लूकोज का अणु भार ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि ग्लूकोज का अणु भार ज्ञात करें। इतना आप लिखने का क्या हो सकता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखिए C6H12 और O6। ग्लूकोज का अणु भार पूछ रहा है, इसी से बना लेते हैं तो 12 × 6 जोड़ 1 गुना जो है कि 12 यहाँ पर हाइड्रोजन का और 16 × 6 ऑक्सीजन का। यह कितना हो जाएगा 72, यह 12 हो जाएगा, यह 96 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो यह कितना आएगा 180 ग्राम आएगा। जब आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला का नाम लिख दिया है, कंपाउंड का नाम लिख दिया है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, यह सब नहीं हो सकता ही नहीं है, सीधे ग्लूकोज को मॉलिक्यूलर वेट निकाल कर लिख दीजिए। तो यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि 180 ग्राम। इससे इस तरह से भी सॉल्व कीजिएगा तो 180 आएगा। और यहाँ पर जो कि बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन में लास्ट पूछा रहा है कि आप बताइए ग्लूकोज का अणु भार क्या होगा। तो ग्लूकोज का अणु भार पूछ रहा था, यह सब सॉल्व करने की क्या जरूरत है, सीधे यहाँ से आप ग्लूकोज लिखिए और उसका अणु भार
निकाल कर यहाँ पर पुट करके आंसर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आपको लगभग 16 क्वेश्चन कराया गया है, 17 क्वेश्चन कराया गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है कि 18, 19, 20 इसी तरह से बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को क्या है कि इसमें बहुत सारा आपको बहुत पहले से कहा जा रहा था कि सोल्यूशन चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वीडियो बनेगा। तो यहाँ पर एक वीडियो बनाया गया, इसमें काफ़ी समय लग रहा है। आप देख रहे हैं कि लगभग आधा घंटे में 16-17 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए। तो जो कि यह पहला वीडियो था आपको, तो ये आपको चेक करने के लिए दिया गया। आप इसको देखिए, समझिए और बताइए कि इसमें क्या कमी है, और इसमें कुछ कमी होगा तो इसको हम फिर इसको दूर करेंगे। और अगला वीडियो को आप लोग इंतजार करें, जो कमी होगा उसको बताइएगा, तो अगला वीडियो में उसको सुधार कर हम फिर नए सिरे से और अच्छे से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो है कि अगला वीडियो में हम क्या सुधार कर सकते हैं, या तो जिस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं या एक्सप्लेन कम करेंगे, केवल आंसर बताते जाएंगे, और वहाँ पर जो है कि कुछ जो है कि क्वेश्चन जहाँ पर जरूरी होगा एक्सप्लेन करने का उस पर एक्सप्लेन कर देंगे, तो अब जल्दी हो सकता है। और नहीं तो फिर आपको इसी तरह से हर 1-2 दिन पर 20-25 क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। तो कौन सा सही है, कौन सा अच्छा तरीका है, ये आप सोचिए और हमको बताइए, वीडियो में कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ ऑडियो इसका कैसा है, इसका वीडियो कैसा है, इसमें को क्या और सुधार करने की ज़रूरत है, और क्वेश्चन नंबर कैसे हम लोग बढ़ाएं, कैसे इसको सॉल्व करें कि एक दिन में 100-150 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें। तो इसको देखिए और देख करके हमको कमेंट में बताइए, आपको सुझाव दीजिए। उसके बाद फिर से हम इसको आगे और अच्छे तरीके से इसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना है।